शिकंजे में आए इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये वही शातिर बदमाश हैं जो आपकी मेरिट पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और उन लोगों को नौकरी दिला देते हैं जिनकी जेब में लाखों हैं। इन सभी को भरतपुर के अटल बंद थाना पुलिस ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अटल बंद थाना पुलिस का कहना है कि जयपुर एसओजी को भरतपुर में आयोजित हुई कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में पास कराने वाले गिरोह के बारे में इनपुट मिले थे। इसके बाद जयपुर एसओजी की सूचना के बाद भरतपुर पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 कार और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। लोगों द्वारा परीक्षार्थियों को रुपए और पेपर आउट में अन्य प्रकार की गड़बड़ी करने की सूचना एसओजी जयपुर से प्राप्त हुई भरतपुर एसओजी को, जिस पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उदयवीर सिंह, मांगीलाल, सचिन कुमार और देवकी नंदन। तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तफ्तीश अटलबंद थाना प्रभारी मोर्चे सीआई गंगासाहब मीना को दी गई है। मुलजमों से तफ्तीश जारी है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये तीनों उस सांसी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं जो शादी समारोह में नकदी और जेवर से भरे बैग चुराने का काम करते थे। अलवर आए सांसी गैंग के इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह बच्चों के जरिए चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए यहाँ सांसी से अलवर आया था। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने कटी घाटी के आसपास के मैरिज होम्स की रेकी भी कर ली थी, लेकिन वारदात से पहले ही ये गिरोह पकड़ा गया। गिरोह के पास से पुलिस ने बिना नंबर की कार, 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस और 41,500 रुपए बरामद भी किए हैं। कटी घाटी के सामने सनराइज के सामने कोई गाड़ी चेक की थी, उसमें 3 व्यक्ति और 2 नाबालिग मिले, जिनका नाम, एक का नाम नेम सिंह है, दूसरे का नाम अफसर है, तीसरे का नाम लक्ष्मण है। ये तीनों को चेक किया, पूछताछ करी। चेक करने पर गाड़ी में डैश बॉक्स में 1 कट्टा मिला और कुछ पैसे मिले, 41,500 रुपए, और उनको जब्त किया। जब्त करके कार्रवाई की। गाड़ी पर लगे पत्थरों के निशान, बिखरे हुए कांच ये बताने के लिए काफी है कि इस गाड़ी पर किसी ने बड़े इत्मीनान से पत्थर फेंके हैं। सफेद रंग की ये कार धौलपुर के नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल की है। बताया जा रहा है कि उनकी सरकारी गाड़ी उनके आवास के बाहर खड़ी थी और इसी बीच किसी ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर फेंकने वाले को आयुक्त या उनके आवास पर रह रहे कोई और देख पाता, इससे पहले ही वो मौके से फरार हो गया। आयुक्त का कहना था कि हो सकता है पत्थर फेंकने वालों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की हो, लेकिन वो उस वक्त गाड़ी में नहीं थे। गाड़ी पर हमले की रिपोर्ट उन्होंने स्थानीय कोतवाली में कर दी है और पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जो सरकारी गाड़ी रखी हुई है उसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में शीशा फोड़ दिया है। मैंने जो है मालूमात की, फायर पास में ही फायर प्रभारी और फायर का स्टाफ रहता है, उनसे रात में चौकीदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है और पत्थर वगैरह के जो निशानात थे वो वहाँ पर मौके पर है। वीडियो कैमरे जो हमारे चल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। भरतपुर और प्रदेश के तमाम जेलों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत भरतपुर सेंट्रल जेल में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से जेल के अंदर और बाहर होने वाली हर प्रकार की गतिविधि पर निगाह रखी जा सकेगी। खास बात यह है कि जेल में जो 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग पुलिस के अभय कमांड सेंटर से होगी। अभय कमांड सेंटर में इन कैमरों के जरिए जेल पर निगाह रखने के लिए 7 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जो जेल के अंदर होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों पर निगाह रख सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से यहाँ कैदियों के पास मोबाइल और ड्रग्स होने की जानकारी मिल रही थी। इस शिकायत के बाद कई बार कार्रवाई भी हुई, लेकिन जेल में मोबाइल और ड्रग्स का खेल खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद यहाँ तीसरी आंख लगाने का फैसला करना पड़ा। स्पेशल कार्य योजना का ही अहम हिस्सा था कि हमें लगातार इसमें सर्च अभियान चलाना है सेवर जेल में, और
उसी हिस्से के तहत हमने पिछले 2 महीने में लगभग 15-16 बार सर्च अभियान चलाया और ये जॉइंट सर्च अभियान भी इसका हिस्सा था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल थे। साथ ही इसमें दूसरे स्टेज के रूप में श्रीमान एसपी साहब ने स्पेशल बजट सैंक्शन करके और लगभग 26-27 कैमरे को जेल के अंदर कैमरे इंस्टॉल करके उनको अभय कमांड सेंटर से जोड़ा है। भंवर अपने बच्चों के साथ इन दिनों जिंदगी के उन झंझावातों का सामना पहले मतलब प्रेम लगन किया, प्रेम लगन करके मैं लेके मतलब मेरी औरत को बाहर गया तो समाज वालों ने मतलब मुझे बोला कि तुम मेरे गांव में मत आना लेके, तो मैं गांव में नहीं आया। तो अभी मेरे आज से 3 दिन पहले मेरी मिसेज का देहांत हो गया तो मैं लेके मेरे गांव आया। तो अभी वो मतलब उस लाश को मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे और गांव में मुझे बैठने भी नहीं दे रहे। अब मैं उसका अंतिम संस्कार के लिए लास्ट में हार मान के मैं पुलिस का सहारा लिया मैंने, और पुलिस आज मौके पे आई और उन्होंने जायजा लिया कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। दूल्हा पीपीई किट पहने शादी के मंत्र पढ़ रहा है। दुल्हन ने पीपीई किट भले ना पहना हो, लेकिन मास्क से लेकर दूसरे एहतियात वो जरूर बरत रही है। गौर से देखिए तस्वीरों को। दूल्हे ने ग्लव्स पहन रखे हैं ताकि दुल्हन का हाथ थामते वक्त इस बात का डर ना हो कि वो भी इस वायरस से संक्रमित हो सकती है, जिस वायरस की वजह से दूल्हे को शादी का जोड़ा छोड़ पीपीई किट पहनना पड़ा है। ये तस्वीरें अरवल जिले के कुदीना गांव से आई है, जहां दीपिका की शादी कमल सिंह से हो रही थी। शादी के कुछ घंटे पहले उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया था। पहले तो लगा कि शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह और देखरेख में दूल्हे ने पीपीई किट पहना। साथ ही उन लोगों ने भी जिनकी सेहत खराब होने का डर था, और फिर तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए पंडित जी ने दीपिका और कमल की शादी करा दी। ऐसी ही शादियों को देखकर लगता है वो कहावत सही है जिसमें कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। जिसे देखो बेफिक्र नजर आता है, जश्न शादी के रंग में सराबोर नजर आता है। संगीत की धुन पर थिरकना है ये याद है, किस वक्त कौन सी रस्म अदा होनी है ये भी याद है, किस मंदिर में जाना है ये भी याद है। याद नहीं है तो बस इस वक्त जिंदगी के लिए सबसे जरूरी मास्क और कोरोना गाइडलाइंस का पालन। तस्वीरें देखते जाइए, अंदाजा हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ के लोग किस कदर कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सब समझा कर थक गए। जुर्माने की रकम भी तय कर दी गई, फिर भी ये लोग बेफिक्र हैं। इतने बेफिक्र कि खुद बीमार पड़ने के साथ साथ दूसरों को भी बहुत बीमार करने की बात भूल चुके हैं। मैं जो प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या उनके जो काउंटिंग एजेंट्स आ रहे हैं उनको भी मैं यही निवेदन करूंगा कि वो कल आएँ तो एक मास्क लगा के आएँ, मास्क अपना एक एक्स्ट्रा साथ में लेके आएँ और पूरे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी के कपड़े लेके आएँ और किसी भी तरह की बीड़ी, सिगरेट, माचिस या मोबाइल वगैरह अंदर लेकर के नहीं आए। इसमें हमने उनकी वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के संबंध में सैनिटाइजर और इसके संबंध में हमने और सोशल गैदरिंग के संबंध में हमने मॉनिटरिंग की थी। तो कई नदी गार्डनों में तो गाइडलाइन की पालना की थी, लेकिन सही स्थित पार्वती गार्डन में हमने देखा वहाँ गाइडलाइन की उल्लंघना हो रही थी, तो उसके तहत हमने वहाँ पे कार्रवाई की। कोरोना काल में जिस बात की मनाही है वही यहाँ हो रहा है, जिस बात को हर हाल में मानना जरूरी है, इस भीड़ में मौजूद लोग उसी बात को गैर जरूरी मान रहे हैं। ये तस्वीर भरतपुर के नदबई पोस्ट ऑफिस की है, जहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। खास बात यह है कि यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आ रहे हैं, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस के पालन की बात यहाँ बेमानी है। यहाँ आधार कार्ड बनवाने आने वाले लोगों का कहना है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से इस पोस्ट ऑफिस में इक्का दुक्का कर्मचारी ही काम करने आ रहे हैं, जिससे आधार कार्ड बनवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। बकाया फंड के मुद्दे पर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया।
इन लोगों ने दिल्ली सरकार पर तीनों नगर निगमों का बकाया पैसा जारी नहीं करने का आरोप लगाया और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने लगे। ये लोग मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने बैठे और केजरीवाल के काफिले को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते वहां पुलिस महकमे के कई आला अफसर भी पहुंच गए। उन्होंने धरने पर बैठे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर को समझाने की कोशिश की और उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा। रास्ते में बैठ के बात नहीं होती है, पुलिस वालों के आने से पहले वहां जमकर नारेबाजी हुई, जिसके जरिए धरने पर बैठे मेयर और डिप्टी मेयर ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, अपनी मांगों पर अड़े इन लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। मेयर और डिप्टी मेयर के मुताबिक दिल्ली सरकार को नगर निगमों को करीब 13,000 करोड़ रुपए देने हैं। इस मुद्दे पर वो कुछ महीने पहले भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। आरोप है कि रास्ते के विवाद पर टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता कबीर शंकर बसु पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता कबीर शंकर बसु की गाड़ी के आगे हंगामा करते दिखे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की और जब मामला शांत नहीं हुआ तो बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बवाल कर रहे टीएमसी समर्थकों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। जिसके बाद बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, इस घटना के बहाने टीएमसी सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी टीएमसी के समर्थक काफी देर तक सड़क पर हंगामा करते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया। बंगाल के मेदिनीपुर में हुई ममता बनर्जी की रैली में शुवेंदु अधिकारी नहीं पहुंचे। मेदिनीपुर को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई दिनों से उनके ममता बनर्जी से नाराज होने की खबरें हैं और माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी इसी वजह से मेदिनीपुर की रैली में नहीं आए। शुवेंदु के गढ़ में हुई ममता की इस रैली से केवल वही नहीं बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी नदारद रहे। हालांकि ममता ने अपने हाव भाव से ये जताने की पूरी कोशिश की कि टीएमसी में सब ठीक है। उन्होंने पूरे जोश के साथ लोगों के सामने अपने जाने पहचाने तेवर में भाषण दिया और उन्हें फिर से सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। शुवेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पेंडुलम उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि अब तक उन्होंने टीएमसी नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके बागी तेवर बरकरार हैं। मेदिनीपुर में हुई ममता की रैली में शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को बता दिया था कि वो टीएमसी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बीच पता चला है कि शुवेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी ने खबर भिजवाई थी कि उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो रैली में नहीं आ पाए। जबकि शुवेंदु के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी के दिल्ली में होने की खबर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कोरोना मरीज को अस्पताल में हंगामा करते देखा गया। अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज बीमारी की हालत में ही घर जाने की जिद पर अड़ गया और जब उसे रोका गया तो वो भड़क गया और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मरीज के इस हंगामे को देखकर कर्मचारी दहशत से भर गए और वार्ड से निकलकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन वो पीछे हटने के बजाय और हमलावर हो गया। उसने बंद दरवाजे को निशाना बनाया और उसके शीशे तोड़ दिए। हंगामा कर रहा मरीज बाहर न निकल आए, इसलिए कुछ कर्मचारी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े दिखाई दिए। हालात बिगड़े तो अस्पताल के कुछ सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी जद्दोजहद के बाद अस्पताल के लोग किसी तरह उस मरीज को शांत करने में कामयाब हो गए। हरियाणा के अंबाला में खाली प्लॉट में पड़ी डीओ स्प्रे की कई बोतलों में अचानक आग लगी। बताया गया कि वहां एक्सपायर हो चुकी डीओ स्प्रे की इन बोतलों को फेंका गया था, जो लगातार धमाके की आवाज आने के साथ आग पकड़ती चली गई। यह आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही खाली प्लॉट से आग की लपटें उठती दिखाई दी। साथ ही इलाके में धुआं भी फैल गया।
ऐसे में इलाके के लोग बाहर निकल आए और घटना में जख्मी हुए 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बीच एक पीड़ित की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दमकल कर्मियों ने घटना की जगह पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद आग बुझा ली। वहां पहुंची पुलिस ने भरोसा दिया कि इस केस में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। साथ ही पुलिस ने इस खाली प्लॉट के पास मौजूद एक मकान से एक्सपायर हो चुकी डीओ स्प्रे की कई बोतलों को बरामद किया। बताया गया कि इन्हें भी उसी खाली प्लॉट में फेंकने की तैयारी थी। उत्तराखंड के मुनस्यारी से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग रस्सियों के सहारे झरने के बीच से उतरते नजर आए। बताया गया कि पर्यटकों को रिझाने के लिए इस तरह के खेल का आयोजन किया गया, जिसमें झरने के बीच से रस्सियों की मदद से कुछ लोग ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरे। इसे रैपलिंग कहा जाता है, जिसमें पहाड़ों पर चढ़ने उतरने में माहिर हो चुके लोग इस तरह का खतरनाक कारनामा करते हैं। सामने आई एक तस्वीर में ऐसा ही खतरनाक स्टंट कुछ लोग करते दिखाई दिए। ये लोग झरने के तेज बहाव के बीच रस्सियों को पकड़कर नीचे आते नजर आए। थोड़ी देर के लिए सांसें थम गईं क्योंकि झरने में पानी की रफ्तार डराने वाली थी और उसके बीच रस्सियों से स्टंट करने वालों के हाथ के छूट जाने का खतरा बना हुआ था। लोगों को आकर्षित करके इस क्षेत्र में बुलाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं हम लोग। इस प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के 30 लोगों ने हिस्सा लिया। ये दावा भी किया गया कि इसमें 148 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरने का नया रिकॉर्ड भी बनाया गया। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने और वहां राजशाही बहाल करने की मांग ने जोर पकड़ ली। नेपाल में करीब 12 साल पहले राजतंत्र पूरी तरह खत्म कर दिया गया था और उसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था, लेकिन एक बार फिर वहां के कई बड़े शहरों में पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे और लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल के जिस शहर से भी प्रदर्शन की तस्वीर आई वहां लोग ही लोग नजर आए। कहीं पर यह प्रदर्शन आक्रामक अंदाज में हुए तो कहीं पर लोगों ने झंडे लेकर रैलियां और मार्च निकाला। माना जा रहा है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक पार्टियों से नाराजगी है। बताया गया कि पिछले 10 दिन से हो रहे इस प्रदर्शन में कोई राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं है और अलग अलग शहरों के लोग नागरिक समाज नाम का संगठन बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने और वहां राजशाही लाने की मांग की। यही नहीं, कई प्रदर्शनकारी तो जय श्री राम के नारे लगाते भी दिखे। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और तब की माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र ही नहीं बल्कि उसकी हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान को भी खत्म कर दिया था, जबकि जन आंदोलन सिर्फ राजशाही को खत्म करने के लिए किया गया था। यही वजह रही कि राजनीतिक पार्टियों से नाराज नेपाल के हजारों लोग जब सड़कों पर उतरे तो उन्होंने उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने राजशाही को फिर से बहाल करने का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि 2008 के बाद लोगों को उम्मीद थी कि देश के हालात सुधरेंगे। लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि इन सालों में नेपाल में हालात बिगड़े और भ्रष्टाचार का ग्राफ तेजी से बढ़ा। यही नहीं, प्रदर्शनकारी नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी बेहद नाराज दिखे, जिसका एक बड़ा कारण ओली की चीन से नजदीकियों को माना जा रहा है, क्योंकि इस वजह से भारत और नेपाल के बरसों पुराने रिश्ते में खटास आ गई। इंडोनेशिया में आई बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाते हुए 10 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग लापता बताए गए। बाढ़ के तुरंत बाद इंडोनेशिया की सरकार ने भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक भेजने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जिन रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी सैलाब बनकर घुसा, वहां राहत और बचाव दल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में हुआ और वहां बाढ़ ने 5 लोगों की जान ले ली। रिहायशी इलाकों में आए सैलाब ने वहां कई लोगों को बेघर कर दिया। वहां के कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि कुछ मकानों की केवल छतें ही नजर आईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मकान बाढ़ के पानी के साथ बहता नजर आया और फिर एक पुल से टकराकर टूट गया। हालांकि कुछ जगहों पर जान जोखिम में डालकर कुछ लोग बाढ़ के पानी में कूदते भी नजर आए। शहर में आई बाढ़ के बाद वहां गाड़ियों की कतार लग गई और कई लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े। खबर है कि उत्तरी सुमात्रा में ही बाढ़ की वजह से 6000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें कुछ को राहत और बचाव दल सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा चुका है। हालांकि अब भी कई इलाके ऐसे हैं जिनसे बाढ़ के बाद संपर्क कट चुका है और ऐसे इलाकों तक पहुंचना राहत और बचाव दल के लिए भी चुनौती बना हुआ है। रूस में पटाखों की एक फैक्ट्री में आग लगने से कई घंटों तक वहां आतिशबाजी जैसा माहौल बना रहा। बताया गया कि आग बाजार में मौजूद पटाखों की एक दुकान से फैली, जिसने पास में मौजूद पटाखों की फैक्ट्री को कुछ ही देर में पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया।
रोस्टोवन डॉन में 4000 स्क्वायर मीटर की जगह में फैली ये फैक्ट्री पूरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दी और वहां से आतिशबाजी की आवाज के साथ पटाखों से निकल रही चिंगारियां लगातार बाहर आती दिखी। आसमान में जाकर भी कुछ पटाखे रोशनी फैलाते हुए फूटते रहे। इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, फैक्ट्री में मौजूद पटाखे आग लगने की वजह से काफी देर तक सड़क पर दूर दूर तक छिटक कर गिरते नजर आए। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बिना वक्त गंवाए वहां पहुंची और बताया गया कि 400 से ज्यादा दमकल कर्मियों को इन हालात से निपटने के लिए वहां तैनात किया गया। लेकिन इस आग को बुझा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही इस आग की चपेट में पूरी फैक्ट्री आ चुकी थी और पटाखे जैसे जैसे आग पकड़ते जा रहे थे, हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और इस भीषण आग को बुझा दिया। उनकी मेहनत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बुझाते बुझाते अंधेरा छटकर सवेरा हो गया। इटली में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से 60 से ज्यादा परिवारों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से वहां के हालात काफी बिगड़ गए। बेलूनो प्रांत में हुई तेज बारिश के बाद वहां की नदियों में उफान आ गया। ऐसी ही एक नदी पर बना एक पुल तेज लहरों के सामने टिक नहीं पाया और वो टूटकर पानी में बह गया। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। एक जगह पर तो एक गाड़ी जमीन खिसकने के बाद मलबे में दबी दिखी। खराब मौसम के बीच राहत बचाव की टीम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाती नजर आई। इस काम में कई हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। बारिश के अलावा बर्फबारी ने भी वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों के मकान बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। भारी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। मौसम की इस दोहरी मार से वहां का तापमान कई डिग्री लुढ़क गया। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन